आइए आज हम लोग आगे स्टडी करेंगे परमाणुओं में कक्षकों का भरा जाना। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। परमाणुओं में कक्षकों का भरा जाना। तो जो परमाणु में हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनको कैसे भरा जाएगा? तो विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऑफ बाउ के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि ऑफ बाउ नामक साइंटिस्ट ने, ऑफ बाउ जो भी हों, उन्होंने एक नियम दिया था, तो उसके हिसाब से जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों में या ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। ऑफ बाउ नियम पाउली अपवर्जन सिद्धांत यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, हुंड के अधिकतम बहुलता नियम यानी हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल और कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं पर आधारित है। इतनी चीज़ों को एक साथ समझ के तब हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इस बात को समझना है। तो ये सारे नियम हम लोग पहले समझ लें कि कौन कौन सा नियम है, कैसा नियम है, फिर उसके हिसाब से आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनों के भरने के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ऑफ बाउ नियम। तो जर्मन भाषा में ऑफ बाउ शब्द का मतलब देखिए, ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये जर्मन भाषा का शब्द है ऑफ बाउ, जिसका अर्थ है निर्माण होना या कक्षकों का निर्माण होने का अर्थ है कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाना। तो जर्मन भाषा में ऑफ बाउ शब्द का अर्थ है निर्माण होना, मतलब कक्षकों का निर्माण होने का अर्थ है कि कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना। जैसे घर का निर्माण करते हैं तो हम लोग दीवार में कक्षकों को भरते हैं, दीवार में ईंटों को भरते हैं, तो वही सिस्टम यहाँ भी है। इस नियम के अनुसार परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। तो इसको ध्यान देना है कि ग्राउंड स्टेट यानी तटस्थ अवस्था से हम लोग कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। यही ऑफ बाउ का नियम है, यही ऑफ बाउ का नियम है। तो इस बात को समझना है कि एकदम ग्राउंड स्टेट तटस्थ अवस्था से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को। यही ऑफ बाउ का नियम है। अब देखिए, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था N+L नियम, तो सारणी 2.5 में यहाँ देखिए लिखा गया था कि आगे बताया जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। तो सारणी में हमने बताया था कि N+L जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। अगर दो इलेक्ट्रॉनों के लिए N+L बराबर हो जाए किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमने बताया था कि तब हम देखेंगे कि किसके लिए N ज़्यादा है। जिसके लिए N ज़्यादा होगा उसकी जो है ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो N+L नियम के आधार पर बढ़ती ऊर्जा के साथ कक्षकों की व्यवस्था। तो इसको देखते हैं। जैसे 1s है तो N जो पहले लिखा होता है वो N होता है, S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होता है। ऐसे हम क्रम से देखते जाएंगे। तो S 0 हो जाएगा क्योंकि L S के लिए 0 होता है, तो N+L को 1 हो जाएगा। 2s के लिए N हमारा 2 हो जाएगा, L 0 हो जाएगा क्योंकि S है ऑर्बिटल, तो ये हमारा 2 + 0 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह 2p में देखें, जो पहले लगा है वो N होता है, P L का मान P के लिए 1 होता है, S P D F, L का मान हो जाएगा 0 1 2 3, ये L का मान है। S P D F कक्षक है। तो P के लिए 2 + 1 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए 2p N बराबर 2 की ऊर्जा 3s से कम होगी। अब ध्यान दीजिए, 3s से 2p की ऊर्जा कम होगी। क्यों? क्योंकि 3s के लिए जो पहले लिखा होता है वो N होता है, तो N हमारा 3 हो जाएगा, प्लस S बराबर 0 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 2p में भी है
और 3s में भी 3 है, लेकिन कह रहा है कि 2p यानी n बराबर 2 को ऊर्जा 3s से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमने बताया है कि जब बराबर हो जाता है कोई इलेक्ट्रॉन के लिए, अब 2p के लिए भी 3 आ रहा है, 2p के लिए भी 3 है और 3s के लिए भी 3 है, तब हम देखेंगे कि n की वैल्यू किस में ज़्यादा है। तो देखिए 3s में n 3 है और 2p में n 2 है, तो 3 2 से ज़्यादा है, इसलिए 3s की ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो 3s से कम होगी ऊर्जा किसकी? 2p की। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। आगे देखते हैं 3s 3 + 0 हो जाएगा, l की वैल्यू s के लिए 0, तो ये 3 आ जाएगा, यानी 3s बराबर n बराबर 3 हो जाएगा। 3p तो 3p के लिए 1 होता है तो 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए 3p में n बराबर 3 की ऊर्जा 4s से कम होगी। क्यों? क्योंकि 4s में n ज़्यादा है, n बराबर 4 है, 3p में n बराबर 3 है, जिसका n ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो चूंकि ये वैल्यू भले बराबर आ रही है, 3p और 4s दोनों के लिए 4 आ रही है, लेकिन फिर भी 4s की ऊर्जा ज़्यादा होगी क्योंकि n की वैल्यू ज़्यादा है। 4s में 4 + 0 हो जाएगा, यानी 4s n बराबर 4 होगा। 3d 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू 2 होती है d के लिए, तो 3 + 2 बराबर 5 हो जाएगा, यानी 3d में n बराबर 3 की ऊर्जा 4p से कम होगी। अब 4p से कम इसलिए होगा कि 4p में n बराबर 4 है, 3d में n बराबर 3 है, n की वैल्यू 4p के लिए ज़्यादा है, इसलिए 3d की ऊर्जा 4p से कम होगी। इसी प्रकार आगे देखते हैं 4p आ गया, तो 4p की वैल्यू l की वैल्यू p के लिए 1 होगी, यानी 4 + 1 बराबर 5, यानी 4p में n बराबर 4 था। तो अब देखिए जो यहाँ पढ़ा गया परमाणु में कक्षकों का भरा जाना, तो यहाँ हमने पढ़ा था कि परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। तब यहाँ बता रहा है कि दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक में भर जाते हैं और उनको भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को भरते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसकी ऊर्जा कम होगी तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाले की ऊर्जा सबसे कम होगी, इसलिए तटस्थ अवस्था में पहले भरा जाता है। ऊपर वाले की ऊर्जा ज़्यादा होगी, इसलिए उसमें बाद में भरा जाता है। आप यह जान चुके हैं कि किसी कक्षक की ऊर्जा प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है। पीछे हम पढ़ चुके हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था कि जो न्यूक्लियस में आवेश है, नाभिक में आवेश है, उसका इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कितना है, वो प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आप जान चुके हैं कि कक्षक की ऊर्जा प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है और विभिन्न प्रकार के कक्षकों पर इसका परिमाण भिन्न होता है। विभिन्न प्रकार के कक्षकों पर क्यों? क्योंकि नाभिक से उस कक्षक की दूरी पर निर्भर करेगा। जितना दूर होगा उसमें प्रभावी नाभिकीय चार्ज कम होगा, क्योंकि जितना दूरी बढ़ेगी नाभिक से दूर होने की वजह से नाभिक उसको उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा। इसलिए ऐसा कोई भी एक क्रम नहीं है जो सभी परमाणुओं के लिए सही हो। ध्यान दीजिए, जो अपवाद थे, पीछे हमने अपवाद पढ़े थे कि इसके लिए जो है एक क्रम फिट नहीं बैठता, जिसमें लिखा था कि इसके लिए जो है ये फिट नहीं बैठेगा। तो वही कह रहा है कि कोई ऐसा नियम नहीं है जो हर परमाणु के लिए सभी जगह लागू हो। ये कहने का मतलब, तथापि कक्षकों की ऊर्जा का निम्नलिखित बढ़ता क्रम अर्थात उनको भरे जाने का क्रम अत्यंत उपयोगी है। फिर भी ये जो क्रम नीचे दिया जा रहा है इसको याद कर लीजिए, ये जो है बहुत उपयोगी है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन या हर कक्षक में इलेक्ट्रॉन इसी नियम से भर जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p के बाद 6s नहीं है, 6s लिखना चाहिए। 4f 5d 6p 7s, यहाँ पे 6s होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, इंग्लिश वाले में नहीं लिखा। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो जो यूपी बोर्ड में बुकें चलती थी उनमें लिखा रहता था, तो इसको देख लेते हैं।
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, इसमें नहीं लिखा है तो 6s होता नहीं होगा, 4f 6d 6p 7s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4s 5d 6p 7s। तो इस क्रम को आप लोगों को याद कर लेना है, इसको एक तरह से रटना है, जब भी नियम लगेगा तो इसी नियम से कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब आगे देखते हैं, इस क्रम को चित्र 2.17 में दिखाई गई विधि द्वारा याद किया जा सकता है। तो 2.17 में दिखाया जा रहा है तो उस हिसाब से आपको याद करने में आसानी होगी, उसको अभी हम देखते हैं। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए तीर की दिशा कक्षकों के भरने का क्रम दर्शाती है। तो देखते हैं 2.17, ये देखिए दिखाया गया है, यहाँ से कैसे भरा जा रहा है। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, बस इतना ही है। तो यहाँ से देखिए कैसे भरना है, इसको समझिए। 1s पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा ss वाले, फिर ps लिखा, फिर ps लिखा, फिर इसको इस तरह समझिए, यस लिखा, फिर यस लिखा दोबारा भी, फिर sp लिखा, फिर sp लिखा, फिर spd लिखा, फिर spd लिखा, फिर spdf लिखा, फिर pdf लिखा, इस तरह। तो ऐसे क्रम से इसको याद करना है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, मतलब क्रम से 1 2 1 2 2 3 3 4 3 4 5, फिर 4 5 6, फिर 4 5 6 7, फिर 5 6 7, इस तरह क्रम से आप याद करेंगे। तो ये याद करने का एक तरह से तरीका बता दिया है उसने। तो वही कह रहा है कि इस क्रम को चित्र 2.17 में दिखाई गई विधि द्वारा याद किया जा सकता है। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए तीर की दिशा कक्षकों के भरने का क्रम दर्शाती है। अब देखिए जो तीर ऐसे दिखाई गई है, ये तीर ऐसे कक्षक भरे जाएंगे। अभी जब हम लोग भरेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ये सब एकदम आसान लगेगा। बाह्य संयोजक इलेक्ट्रॉनों के लिए यह क्रम सभी परमाणुओं के लिए असाधारण रूप से सही है। तो बाह्य संयोजक मतलब एक्स्ट्रा वैलेंसी वाले हैं, बाहरी कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है नाभिक से दूर होता है तो उसका नाभिक से आकर्षण कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको बाहर निकालने में आसानी होती है। तो दूसरे अगर परमाणु से संयोग करना है, जैसे एक H परमाणु दूसरे H परमाणु से मिलकर H2 बनाए, तो बाहरी कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन संयोग करके H2 बना देते हैं। तो इसीलिए बाह्य संयोजकता कह रहा है कि बाह्य संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लिए यह क्रम सभी परमाणुओं के लिए असाधारण रूप से सही है। उदाहरण के लिए पोटेशियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लिए 3d और 4s कक्षकों का विकल्प है, और जैसा कि इस क्रम में पूर्वानुमानित किया जा सकता है, यह इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में पाया जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए असाधारण रूप से सही है का मतलब कि कहीं कहीं क्रम जो अपवाद वाले थे जो पीछे पढ़ा था हमने, तो उस हिसाब से भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि उदाहरण के लिए पोटेशियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लिए 3d और 4s कक्षकों का विकल्प है, और जैसा कि इस क्रम में से पूर्वानुमानित किया जा सकता है, यह इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में पाया जाता है। तो अब देखिए 4s में n की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है, तो नियम तो यह है कि 3d में भरना चाहिए, क्योंकि जब दोनों के लिए वैल्यू बराबर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन कम n वाले में भरा जाता है, जबकि इसमें 4s में कहलाए पाया जाता है। तो जो बाह्य संयोजक है उसके लिए कभी कभी ये नियम जो है असाधारण, मतलब कहीं पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है इस नियम से। तो ये एक तरह से जनरल बना दिया गया है, इसको याद करने से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर इसका
विपरीत भी प्रभाव पड़ेगा और लागू होगा, उसको हम देखते हैं। उपरोक्त क्रम को ऊर्जा स्तरों को भरने के लिए काम चलाऊ मार्गदर्शक मानना चाहिए। तो ये जो नियम दिया गया है इसको बता रहा है कि काम चलाऊ मान सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसका उल्टा भी हो सकता है। उसके कारण क्या है आगे बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम बार कक्षकों का ऊर्जा स्तर मिलता जुलता होता है और परमाणु की संरचना में हल्का सा परिवर्तन कक्षकों के भरने के क्रम में परिवर्तन ला सकता है। मतलब जरा सा भी चेंज हो जाए तो कक्षकों के भरने का क्रम भी चेंज हो सकता है। यह होते हुए भी उपरोक्त क्रम परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है। फिर भी इतना सब होते हुए जो हमने पीछे वो बॉक्स में बंद किया 1s 2s 2p 3s 3p 4s, वो काफी उपयोगी है, इलेक्ट्रॉन संरचना में उपयोगी मार्गदर्शक है। यदि यह याद रखा जाए कि इसमें अपवाद हो सकते हैं, अगर हम ये याद कर लें कि इसमें अपवाद हैं और उन अपवादों को समझ लें, तो वो 1s 2s 2p 3s 3p 4s ये नियम जो लिखा गया ऊपर जो बॉक्स में बंद कराएं वो काफी उपयोगी है, अगर अपवाद याद कर लें तब। अब आगे आ जाता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो पाउली का अपवर्जन नियम, इंग्लिश में बोलेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे ऑस्ट्रिया के वॉल्फगंग पाउली नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार तो हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो सिद्धांत क्या कहता है उससे मतलब है। तो सिद्धांत क्या कहता है कि किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत को इस प्रकार भी कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी चारों क्वांटम संख्याएं एक साथ कैसे समान हो सकती है। दुनिया में कितने भी लोग खड़े कर दिए जाएं, आप जैसा, तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कितने भी लोग खड़े कर दिए जाएं, सब कुछ आपका मैच कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ ना कुछ भिन्नता ना हो। तो चारों क्वांटम संख्या एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉन हो अगर अलग अलग, उनके लिए समान नहीं हो सकती। जैसे अंगूठा लगवाया जाता है तो अंगूठा के चक्रण ही अलग अलग सारे मनुष्य के होते हैं, कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है। तो इसी बात को पाउली ने बताया, वो नियम बन गया पाउली अपवर्जन प्रिंसिपल। अब देखते हैं, केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। तो अगर सब कुछ समान हो जाएगा, तब भी एक कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका स्पिन उल्टा हो जाएगा। एक दक्षिणावर्ती घूमेगा तो एक वामवर्ती, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तीन भी समान हो गई तो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर तो भिन्न हो ही जाएगी, क्योंकि प्रचक्रण विपरीत होगा, नहीं तो कक्षक संतुलित नहीं रह पाएगा। एक दूसरी तरफ घूमेगा, उसके उल्टा दूसरा घूमेगा तो कक्षक को संतुलित रखेगा। इसका अर्थ है कि दो इलेक्ट्रॉन की तीन क्वांटम संख्याएं n, l तथा ml एक समान हो सकती हैं, लेकिन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या एक समान हो सकती है, लेकिन उनकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms जिसको लिखते हैं भिन्न होनी चाहिए। किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में पाउली अपवर्जन सिद्धांत द्वारा लगाया गया नियंत्रण किसी उपकोष में यानी सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्षमता की गणना करने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए 1s में एक कक्षक होता है, इस प्रकार एक
1s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। तो इसको ध्यान देना है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों में पाउली-अपॉर्जन नियम द्वारा जो नियंत्रण लगाया गया उससे उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्षमता की गणना कर सकते हैं। जैसे 1s में एक उपकक्षक है तो 1 हो सकती है, P तथा D में, P में 3 होती है तो 1 में 2 रह सकते हैं तो 6 हो जाएगी, D में 5 होते हैं कक्षक और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 10 हो सकती है इत्यादि। इसे संक्षेप इस प्रकार कहा जा सकता है। इसको संक्षेप में इस तरह कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। इसको याद कर लीजिए कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या n है तो उसमें जो है n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालना हो। तो इन चीज़ों को समझना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बहुत देर से आपको कन्फ्यूजन होगा, समझा देते हैं। ये जैसे न्यूक्लियस है, ये बार बार कोष, उपकोष, कक्षक ये सब आ रहा है, तो इसको समझ लीजिए एक बार बहुत अच्छे से। मान लीजिए ये कोई सेल है, इसको सेल कहते हैं या कोष कहते हैं, जिसमें कक्षा कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है इसके पास। तो ये जिस पथ में चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर वो हमारा कोष है, कक्षा, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब इसी में जैसे हम लोग S छोटे अक्षरों में लिखा जाता है PDF, ये इस तरह लिखते हैं। अब जैसे कह रहा है इस प्रकार एक यस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। तो यस हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उसका कहाँ पर है उसको उपकोष कह दिया गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसको SPDF से डिनोट कर दिया गया। अब देखिए अब यस में कहेंगे एक ही कक्षक है, ये इसमें विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P में 3 है, P में 3 कक्षक हैं, इसमें भी विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह हमने बना दिया, ठीक ना। D के लिए 5 होगा, F के लिए 7 होगा। तो जिस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो कक्षा या सेल है, और इसमें जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसका घर है, वो उपकोष है, और उस घर में जो कमरा है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है वो कक्षक है। जैसे कहते नहीं कि इस कक्षा में कक्षा 5 की क्लास चलेगी, इस कमरे में कक्षा 6 की क्लास चलेगी। तो जो कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन के रहने का कमरा है, जो उपकोष है वो इलेक्ट्रॉन के रहने का घर है, और जो कक्षा है, सेल है, वो इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगा रहा है वो पथ है। समझ में आ गया? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कभी अब गलत नहीं होगा। अब देखिए आगे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब हुंड्स की अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्या है? यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू होता है। ध्यान दीजिए, एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू होता है। अभी हमने बताया था कि जैसे P है, जैसे P है उसमें 3 कक्षक होते हैं, P है उसमें 3 होते हैं, D में 5 होते हैं। तो ये मान लीजिए P है, P है तो P उपकोष है, उपकोष P हमारा उपकोष हो गया,
और इसमें ये जो 3 है 1 2 3 ये क्या है, कक्षक है। तो P उपकोष में 3 कक्षक हैं, इस तरह समझिए। ध्यान दीजिए, अभी नीट में पूछेगा कि P सबसेल उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इसमें हो सकते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 हो सकते हैं। और इसी को घुमा के फिर इस तरह पूछ लेगा कि P उपकोष के एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कक्षक 3 है, एक में तो 2 ही रह सकते हैं ना। तो चाहे P का उपकोष हो, उपकोष का कक्षक हो, चाहे D उपकोष का हो, चाहे S का हो, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे घुमा के आपसे पूछेगा और आप घूम जाएंगे। तो ये बात को बहुत अच्छे से समझना है कि कितने उपकोष हैं, उनमें कितने कक्षक हैं। तो यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। इन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है। जाहिर सी बात है कि इन कक्षकों की ऊर्जा बराबर, जब एक ही उपकोष है तो एक ही उपकोष है तो उसमें जितने भी कक्षक होंगे उनके भरने की उनमें ऊर्जा, तो मान लीजिए P है, P में हमने बताया कि 3 होते हैं, 1 2 3, तो इन सब की ऊर्जा बराबर होगी। तभी तो एक लेवल में बनाया गया ना, इनको ऊपर उठा के ना बनाते। तो इनकी ऊर्जा चूंकि बराबर है तो उपकोष के जितने कक्षक होते हैं, चाहे S हो, चाहे P, चाहे D, चाहे F, सबकी ऊर्जा बराबर होती है। इसीलिए उनको एक लेवल पे सीधा सीधा ऐसे बना दिया जाता है। उन्हें समभ्रंश कक्षक या डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। पीछे हम पढ़ ही चुके हैं, उन्हें समभ्रंश कक्षक या डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। यह नियम इस प्रकार है, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के सभी इलेक्ट्रॉनों में कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे पाउली का अपवर्जन नियम, ऑफ-बाउ का नियम और ये हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, जब तीनों नियम आप समझ लेंगे तभी किसी कक्षक में या किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये P उपकोष है जिसमें 3 कक्षक हैं। अब इसमें हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम ये कह रहा है कि एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक कक्षक में, ऑर्बिटल में। 3 कक्षक हैं P उपकोष में, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब भरा जाएगा तो मान लीजिए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे नहीं भर दिया जाएगा, ऐसे 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 और कह देंगे ये भर गए। ऐसे नहीं भरना है, ये गलत है। कैसे भरना है, इसको ऐसे भरना है। जो हुंड का अधिकतम बहुलता नियम कहता है वो ये कह रहा है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। एक इसमें भर गया, एक इसमें भर गया, एक इसमें भर गया। अब फिर से पहले से भरना शुरू करो। तो अब इसमें भर गया तीसरा, इसमें भर गया चौथा। तो यहां पर देखिए, अगर पूछा जाए कि चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो 1 2 3 4 ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। और अगर इस तरह भर दोगे तो गलत हो जाएगा। तुमसे पूछेगा चौथा इलेक्ट्रॉन कौन है, तो तुमने पहले इसको 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें, तो तुम्हें लगेगा चौथा ये वाला है। तो ये गलत है, ये सही है। पहले एक एक भर देंगे, फिर अगले इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। तो यही हमारा हुंड का अधिकतम बहुलता नियम बताता है, जो यहाँ पर हमने लिखा। क्योंकि 3P और 5D तथा 7F कक्षक होते हैं, अतः PD और F कक्षकों में युग्मन क्रमशः चौथे, छठवें और 8वें इलेक्ट्रॉनों के भरने पर प्रारंभ होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम P का उदाहरण देके आपको बता दे रहे हैं कि जैसे P है तो P में 3 जब भर जाएंगे तो चौथे से युग्मन मतलब जोड़ा बनना शुरू होगा। कह रहा है ना, PD और F में युग्मन क्रमशः चौथे, छठवें और 8वें इलेक्ट्रॉन से भरना आरंभ होगा। तो अब चौथा 1 2 3 भर गया P में, तो ये चौथे से जोड़ा बनना शुरू होगा, मतलब युग्मन। और अगर हम D में भरें तो D में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें 1 2 3 4 5, ये तो अकेले अकेले भर गए। अब युग्मन छठवें से शुरू होगा, तो वही कह रहा है छठवें से D में शुरू होता है। इसी प्रकार अगर हम F में जाएं
तो F में हमारे 9 हो जाएंगे, 3 5 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 8वें से जोड़ा बनना शुरू हुआ, तो वही कह रहा है F में 8वें इलेक्ट्रॉन के भरने पर युग्मन प्रारंभ होता है, मतलब जोड़ा बनना शुरू होता है। तो इसको ध्यान देना। आगे क्या कह रहा है, यह देखा गया है कि आधे भरे और पूरे भरे समभ्रंश कक्षकों का स्थायित्व उनकी सममित के कारण अधिक होता है। देखें खंड 2.666। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए कि आधे भरे हुए कक्षक और पूरे भरे हुए ज्यादा स्थायी होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार इसको कह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिए कि अगर आधे भरे हुए कक्षक हैं, मान लीजिए P है, P में 3 कक्षक होते हैं, 1 2। अब इसमें आधे मतलब ऐसे ऐसे भर दिया जाए तो 2 2 भरते हैं, 1 1 भरा है मतलब आधे भरे। और किसी में मान लीजिए इस तरह हो, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, मान लीजिए ये हो गया, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें सारे आधे भरे हैं, इसमें 2 ही आधे भरे हैं, ये पूरा भर गया। तो आधे भरे हुए या तो फिर पूरा भर जाए, पूरा भर जाएगा तो ये भी स्थायी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आधे भरे और पूरे भरे समभ्रंश यानी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का स्थायित्व उनकी सममित के कारण, चूंकि ये सिमेट्री है। सममित का मतलब जिसमें संतुलन बना रहे, जैसे तराजू है, मान लीजिए यहाँ पर टिका हुआ है, इसमें 1 किलो का बाँट इधर रख दिया जाए, 1 किलो का बाँट इधर, तो दोनों बराबर, ये इनकी डंडी जो है ये लकड़ी बराबर रहेगी तो संतुलन में रहेगी, तो इस कारण ये स्थायी रहेगा, इधर उधर ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसी तरह जब सममिति होती है, या 1 1 भरा है तब भी सममिति है, और 2 2 भरे हैं तब भी सममिति है, तो सममित के कारण स्थायित्व ज़्यादा होता है। इसको ध्यान देना। अब एक तरफ 1 किलो से ज़्यादा रख देंगे तो ये इधर भाग जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।